गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आपको सब पता ही है कि आपकी दोस्तों फिजिक्स की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासें मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूं। और फर्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए करा चुका हूं दोस्तों मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी मापन जो आपका चैप्टर है वो मैं आपके लिए करा चुका हूं। और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों मोशन, यानी दोस्तों गति। और गति एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों आपका लगभग मैं आपको बता दूं दोस्तों 3 से 4 वीडियो में आपका कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से नहीं समझा सकता। तो इसलिए मैंने क्या सोचा है दोस्तों कि क्यों ना इस वीडियो को दोस्तों अच्छी तरह से आपको समझाया जाए। और यहाँ से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और अच्छा ऐसा नहीं है दोस्तों हल्का लेवल पूछा जाए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ये जो टॉपिक है आपका, इसे मैंने दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की है लगभग 3 से 4 वीडियो में, और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों जहाँ तक मुझसे होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक है हमारा मोशन, यानी दोस्तों गति। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। अपने नोट्स बनाने हैं दोस्तों, नोट्सों को रिवाइज किया करो डेली। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं ALP से रिलेटेड 3 या 4 वीडियो मैंने कुछ डाली हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं दोस्तों ALP CVT 2 वालों के लिए। जैसे दोस्तों एक तो आपका है दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्मूले बनते हैं, जो ड्राइंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में डाली हुई हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने IT लिटरेसी के बारे में मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों आपका पर्यावरण वाला टॉपिक, और पर्यावरण, प्रदूषण और खाद्य और जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य और श्रृंखला के बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है, जो कि खाद्य श्रृंखला और आपका दोस्तों प्रदूषण और आपका पर्यावरण और पर्यावरण सम्मेलन, ये 4 टॉपिक जो हैं एक ही वीडियो में मैंने कमेंट किए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट ALP CVT 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है उन वीडियो को आप अवश्य लगाएं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उन वीडियो में वही चीज़ें बताई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले हमें दोस्तों देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, तो उन वीडियो को ज़रूर देखना। अब चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है हमारा दोस्तों मोशन। तो देखिए दोस्तों, हम समझेंगे पहले दोस्तों कि गति है क्या, गति कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति हो या कोई पिंड हो या कोई भी चीज़ हो, तो वह पिंड या वस्तु या कोई भी व्यक्ति हो जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, समय के सापेक्ष। जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ समय था, जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया, यहाँ पर टाइम था दोस्तों 1, फिर 2 सेकंड बाद यहाँ पर आया दोस्तों 1 सेकंड, यहाँ पर था 1 सेकंड, यहाँ 12 बजे स्टार्ट किया, 12:30 बजे यहाँ पर आया दोस्तों, फिर 1 बजे यहाँ पर आया। तो इस समय चेंज हुआ, और समय के सापेक्ष ही दोस्तों इसकी चाल भी चेंज हुई। ठीक है, अब किस चाल से आया वो उसका दोस्तों परिवर्तन कहलाएगा। तो इसे ही कहते हैं दोस्तों हम सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों कुल दूरी बटे कुल समय, जो कि मैं आगे सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सापेक्ष समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा हो, यह अवस्था दोस्तों गति कहलाती है, यानी गति कहलाती है। यदि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था, यानी दोस्तों रेस्ट की अवस्था हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्यतः गति सापेक्ष होती है, अर्थात किसी बिंदु या वस्तु के संबंध में गति होती है। ठीक है, यानी दोस्तों दो समान वेग एक ही दिशा में गतिशील वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, जबकि किसी तीसरी वस्तु के सापेक्ष वे दोनों गतिशील होती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों जैसे 2 वस्तुएं हैं, उनका वेग समान है, लेकिन दोस्तों अगर कोई तीसरी वस्तु होगी उन्हीं के सापेक्ष, तो उनके दोस्तों
वो क्या होंगे दोस्तों, जो तीसरी वस्तु स्थिर है, स्थिर जो वस्तु है उसके सापेक्ष में दोनों क्या होती हैं दोस्तों, गतिशील होती हैं। तो यही इसमें समझाया गया है। तो दोस्तों ये था आपका गति से रिलेटेड डेफिनेशन, जो आपको दोस्तों समझ में आई होगी। और जो स्टूडेंट पहली बार दोस्तों साइंस कर रहे हैं या साइंस तैयार कर रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए तो वीडियो को दोस्तों एक दो बार आप रिवाइज करोगे, अच्छी तरह समझोगे, तो अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम दोस्तों अलग अलग आधारों पर गति के अलग अलग प्रकार, यानी दोस्तों गति के क्या क्या प्रकार हैं, किस प्रकार की गतियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी गति होती हैं। तो देखिए दोस्तों गति के प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों गति होती है हमारी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो तल के आधार पर गति होती है। तल यानी जो निचला स्तर जो होता है, तल, सतह जिसे हम कहते हैं, यानी तल यानी दोस्तों सतह के आधार पर। एक होता है दोस्तों पथ के आधार पर, यानी दोस्तों रास्ते के आधार पर गति। एक होता है दोस्तों समय अंतराल के आधार पर गति। तो ये 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं आपकी, और ये सारी गतियाँ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों तल के आधार पर। अगर हम गति की बात करें तो दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। वहीं दोस्तों पथ के आधार पर बात करें तो ये होती हैं दोस्तों 2 प्रकार की, एक तो रेखीय गति और दूसरी है दोस्तों कोणीय गति। जैसे दोस्तों और कोणीय गति जो है दोस्तों ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक तो घूर्णन गति, एक वृत्तीय गति। और समय अंतराल के आधार पर गति दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक तो आवर्त गति जो कि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, घूर्णन, वृत्तीय और दोलन, और एक होती है दोस्तों अनावर्त गति। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सारी गतियों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तल के आधार पर गति, जो कि 3 प्रकार की है, मैंने आपके लिए बता दिया है दोस्तों, जैसे कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों एक विमीय गति। गति केवल एक तल में दोस्तों होती है, मतलब एक ही सतह पर। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम दोस्तों एक विमीय गति, या दोस्तों इसे हम दोस्तों सीधी रेखा में गति या ऋजु रेखीय गति भी कहते हैं। तो दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि एक विमीय गति किसे कहते हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा, एक विमीय गति के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों एक विमीय गति के एग्जाम्पल, और यही आपसे पूछे जाएंगे। एक विमीय गति बारे में नहीं पूछा जाएगा, एक विमीय गति की डेफिनेशन क्या है, या फिर जो गति एक तल में हो, या कोई पिंड है जो एक समान गति से एक ही ओर जा रहा है या एक ही तल में गति कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, और ये एग्जाम्पल आपको प्रश्न में देगा, और आप में से कोई 3 एग्जाम्पल अलग दे देगा, और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा एक विमीय गति का उदाहरण है। तो बस आपको एग्जाम्पल देखना है, ये एग्जाम्पल समझने हैं और आंसर दे देना है। तो ये होते हैं दोस्तों एक विमीय गति के उदाहरण। अब एक विमीय गति को एग्जाम्पल कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो सिलाई मशीन की सुई की गति। ऐसा थोड़ी है दोस्तों, जब आप सिलाई करते हो तो जब आप उसके हैंडल को घुमाते हो तो ऐसा थोड़ी एक साइड में, जैसे आप हैंडल को घुमाते जाओ, इस प्रकार से रोटेट करते जाओ, हैंडल को घुमाते जाओ, तो ऐसा थोड़ी है दोस्तों कि सुई जो है आगे पीछे होती हो, नहीं, एक ही साइड में सिलाई करती चली जाती है। तो उसे कहते हैं दोस्तों एक विमीय गति। जैसे माला में पिरोए गए मोतियों की गति। आपका भी माला, जैसे आपका कोई धागा है दोस्तों, और यहाँ से हमने इसमें मोती डाला, तो ये मोती क्या है दोस्तों, खिसक के यहाँ से यहाँ आकर रुक जाएगा, आएगा ना। तो ऐसा थोड़ी है, अब यहाँ आने के बाद में दोबारा से यहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक ही दिशा में गति की, सीधी रेखा में गति की, तो इसे कहते हैं दोस्तों एक विमीय गति। वहीं अगला है दोस्तों इंजन के पिस्टन की गति, जो कि हमेशा एक ही दिशा में रोटेट करता है, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से जब हम उसे स्टार्ट करते हैं। एक होता है दोस्तों स्वतंत्रता पूर्वक किसी ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ी गई कोई वस्तु। जैसे दोस्तों आपके लिए समझा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे दोस्तों ये कोई वस्तु है हमारे पास में, अब हम इसे यहाँ पर छोड़ेंगे तो यहाँ पर आकर दोस्तों यहाँ ये रुक जाएगी, तो यहाँ पर ये तल है दोस्तों, यहाँ पर आकर टकराई और ये रुकी।
तो ऐसा थोड़ी है दोस्तों, ये वस्तु अब दोबारा से उधर ही चलना स्टार्ट हो जाएगी, बैक साइड में जहाँ से आई है वहीं पर पहुँच जाएगी, नहीं, यहाँ पर आकर ये रुक जाएगी। तो ये कहलाएगी आपकी दोस्तों एक विमीय गति। तो ये दोस्तों एक विमीय गति का उदाहरण है। वहीं दोस्तों अब बात करें द्विविमीय गति के, तो देखिए दोस्तों दो तलों में होने वाली गति को द्विविमीय गति कहते हैं। और धरातल पर होने वाली टेढ़ी मेढ़ी गति, जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी गति हैं वो सारी की सारी दोस्तों आपकी द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। और इनके एग्जाम्पल आपको समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने दोस्तों वाहनों की गति। जैसे कोई आप बाइक चला रहे हो, अब क्या है दोस्तों, बाइक चला रहे हो, कभी आपने लेफ़्ट मोड़ा, अब मान लीजिए दोस्तों आपको इस स्थान से, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए समझा देता हूँ। ये आपका कोई स्थान है दोस्तों और आपको यहाँ पर पहुँचना है, ये आपका ऑफिस है और ये आपका घर है। और इसका रास्ता कैसे है दोस्तों, यहाँ से आप निकलोगे, इस प्रकार से आप जाओगे, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये आपका रास्ता है। तो ऐसा थोड़े ही है दोस्तों, आप यहाँ से और सीधे से ही चलते जाओगे और ऐसे ही चलते जाओगे और आप अपने ऑफिस पहुँच जाओगे, नहीं, आपको पहले इधर जाना पड़ेगा। सीधे गए, फिर लेफ़्ट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर राइट मुड़े, फिर आपके दोस्तों लेफ़्ट मुड़े, फिर आप दोस्तों लेफ़्ट मुड़े और फिर राइट मुड़े, फिर उसके बाद दोस्तों लेफ़्ट मुड़े, फिर उसके बाद दोस्तों लेफ़्ट मुड़े, तो आप ऑफिस पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका क्या दोस्तों, द्विविमीय गति। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझते हैं। तो ये आपकी द्विविमीय गति थी। जैसे दोस्तों सांप चींटी पशुओं की गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आकाश में होने वाली गति, वह गति जो मुक्त अवस्था में ना हो, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी की गति, रॉकेट की गति, फेंका गया भाला, गोला, तीर, बंदूक, गोली, बंदूक की गोली, ये सारे सारे दोस्तों आपकी द्विविमीय गति के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिविमीय गति की। तो देखिए दोस्तों, यह हमेशा मुक्त आकाश या अंतरिक्ष में होती है, यानी यह गति जो होती है दोस्तों मुक्त होती है। जैसे दोस्तों पक्षियों की गति, मच्छर, तितली, गैस के अणुओं की गति, वायुयान, हेलीकॉप्टर, सारे जो हैं दोस्तों त्रिविमीय गति के उदाहरण हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। और यहाँ से दोस्तों सीधे सीधे आपके पास आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ये मैंने आपके लिए समझाया था। अब बात करते हैं दोस्तों दूरी और विस्थापन के बारे में। गति मैंने आपके लिए समझा दिया, अब बात करेंगे दोस्तों हम दूरी और विस्थापन के बारे में। तो दूरी को बोलते हैं दोस्तों डिस्टेंस और विस्थापन को बोलते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दूरी को अगर हम समझें तो दोस्तों देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, और इस अंतर से आप समझ सकते हैं कि क्या दूरी होती है और क्या विस्थापन होता है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों दूरी की। तो देखिए दोस्तों एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में तय की गई कुल दूरी, उसे कहते हैं दोस्तों हम, कुल लंबाई जो होती है उसे कहते हैं दोस्तों दूरी। और यह एक अदिश राशि होती है और इसका मान हमेशा, इस दूरी का मान कभी भी दोस्तों ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। दूरी का मान जो होता है दोस्तों वो कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी की गणना के लिए चली गई कुल लंबाई को दो जोड़ दिया जाता है, और चली गई दूरी समय के साथ घट नहीं सकती, हमेशा बढ़ेगी घटेगी नहीं। और दूरी का मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। वहीं दोस्तों विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य सीधी एवं न्यूनतम जो दूरी होती है, या दूरी का न्यूनतम जो आपका अंतर होता है, उसे कहते हैं दोस्तों विस्थापन। यानी शॉर्ट में जाना। जैसे आप कभी जाते हो यार कि हमें मार्केट जाना है मान लीजिए, तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये आपका मार्केट है, आप जाओगे ऐसे 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 और इस प्रकार, और एक आपका ये शॉर्ट रास्ता है। तो ये जो होगा रास्ता आपका, ये आपका होगा दोस्तों विस्थापन। ठीक है, और दोस्तों विस्थापन जो है एक सदिश राशि है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी का हमेशा दोस्तों धनात्मक होगा, ये आपको याद रखना। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु का सीधा अंतर जो होता है दोस्तों वो होता है आपका विस्थापन। और विस्थापन समय के साथ कम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड। दोनों का ही मात्रक दूरी और विस्थापन का मीटर पर सेकंड।
लेकिन दोस्तों नोट में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि सरल रेखीय पथ पर दूरी व विस्थापन समान होते हैं। जैसे एक ही रेखा में जा रहे हो, सीधी रेखा में, तो ये समान ही होंगे। ऐसा थोड़ी है इसका कोई शॉर्ट रास्ता हो दोस्तों, ये भी इधर ही जा रहा है, ये भी इधर, तो ये समान होंगे। अन्य सभी पथों पर दूरी और विस्थापन में दूरी जो होता ही है दोस्तों हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। तो दो बिंदुओं के मध्य सीधी व न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। और सभी विस्थापन दूरियां हैं, सभी विस्थापन दूरियां, ये तो फिक्स है दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों सभी दूरियां विस्थापन नहीं होते, अर्थात आपको याद रखना है दोस्तों दूरी जो है हमेशा दोस्तों विस्थापन से अधिक होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं, ये रहा दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों देखिए दूरी जो है विस्थापन से हमेशा अधिक भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, ये यहाँ पर बताया गया है। ये होता है दोस्तों आपका, जैसे कि आपको यहाँ से स्टार्ट किया आपने दोस्तों चलना, और आपको दोस्तों यहीं पर यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, इस जगह आपको पहुँचना है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे जाओगे, तो ये आपकी क्या हुई दोस्तों, दूरी। और विस्थापन क्या होगा दोस्तों, शॉर्टली आप यहाँ से यहाँ पर पहुँचे, ये आपका विस्थापन होगा। तो वृत्तीय पथ पर आपको याद रखना है दोस्तों, वृत्तीय पथ पर की गई गति में प्रति चक्कर तय की गई दूरी क्या होती है दोस्तों, 2πr के बराबर होती है। वहीं दोस्तों अगर आपको वृत्तीय पथ पर कभी गति निकालनी हो यानी दूरी निकालनी हो तो आपका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, 2πr। वहीं दोस्तों विस्थापन की बात करें तो ये हमेशा आपका दोस्तों वृत्तीय पथ पर कितने भी चक्कर आप लगाएं लेकिन विस्थापन हमेशा शून्य होगा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, पूरे टॉपिक की विस्थापन और दूरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। अब दोस्तों बात करें हम अर्धवृत्त की, तो तय की गई दूरी 2r प्लस πr प्लस 2r, लेकिन दोस्तों विस्थापन जब होता है तो वो 2r के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे ये दूरी है तो इसे कहेंगे दोस्तों हम πr प्लस 2r, ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। जब आपसे पूछा जाए कि अर्धवृत्त पर चक्कर लगाते समय तय की गई दूरी का मान क्या होगा, आपको दे देगा वहाँ पर त्रिज्या इतनी है या फिर जो भी है। और विस्थापन की बात करें तो हमेशा दोस्तों ये जो r है, ये जो r है इसका डबल आपको कर देना है, ये आपका विस्थापन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे दूरी समय ग्राफ के बारे में, जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये आपको याद भी रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया है गति का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ से दोस्तों भर भर के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ है दोस्तों, ये आपका समय है, ये आपका विस्थापन है। अगर कोई भी पिंड इस प्रकार से गति कर रहा हो, एक मिनट दोस्तों, इस प्रकार से, एक मिनट इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से गति कर रहा हो, तो ये केस किसका जो है दोस्तों सिंबल है, बढ़ते वेग से गतिमान वस्तु। यानी दोस्तों कोई वस्तु अपने वेग के साथ बढ़ रही है, तो ये होता है दोस्तों आपका इस प्रकार का सिंबल। और नियत वेग से निकट आती वस्तु का सिंबल होता है दोस्तों ये वाला, और नियत वेग से दूर जाती वस्तु का सिंबल होता है दोस्तों ये वाला, और स्थिर वस्तु का सिंबल होता है दोस्तों ये वाला। तो ये चारों सिंबल आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। वहीं चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये रहे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, वो तो हुआ आपका दोस्तों समय और विस्थापन के रेस्पेक्ट में, ये मैंने बताया था यहाँ पर समय और विस्थापन के रेस्पेक्ट में, ये आपका समय हुआ, ये आपका विस्थापन हुआ। अब वहीं बात करें दोस्तों समय और वेग के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या है दोस्तों, इस प्रकार से जब गति की जाए तो पहले तो बढ़ रहा है फिर धीरे कम हो रहा है। ये दोस्तों मंदन गति का सिंबल है, जो कि इसका कोण जो है हमेशा दोस्तों 90 डिग्री बनता है, ये वाला। यानी दोस्तों ये चाल घटती हुई का प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों ये वाला सिंबल। और अनंत वेग से गतिमान वस्तु का सिंबल है ये वाला, और बढ़ते घटते वेग के साथ गतिमान वस्तु का सिंबल है दोस्तों ये वाला। तो ये सिंबल आपको तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कुछ समझने की इसमें कुछ और ज़्यादा है। जो चीज़ें हैं समझाने की वो मैंने समझा दी हैं आपके लिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे चाल और वेग के बारे में। गति के मेरे बारे में मैंने आपके लिए समझाया, दूरी और विस्थापन के बारे में मैंने आपके लिए समझा दिया। अब बात करते हैं दोस्तों चाल और वेग के बारे में।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे चाल की। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी है, दूरी जो है दोस्तों आपकी सदिश अदिश राशि है और विस्थापन आपका सदिश। और ये सारी राशियाँ मैं आपके लिए दोस्तों, जब आपने मेजर एंड यूनिट एंड मेजरमेंट का जो मैंने पार्ट कराया है, पार्ट जो वीडियो डाली है, उस पर मैंने बताई हुई है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप वहाँ जाकर दोस्त देख सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वो चैप्टर आपके लिए, हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम दोस्तों चाल के बारे में। तो चाल एक अदिश राशि है और प्रति सेकंड चली गई दूरी को हम दोस्तों चाल कहते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। यानी दोस्तों ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यानी इसका सिंबल है दोस्तों मीटर पर सेकंड, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये इसकी विमा है। वहीं दोस्तों वेग की बात करें तो ये सदिश होती है। प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन आपका वेग कहलाता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम दोस्तों क्या कहते हैं, वेग। और यह दोस्तों ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है। और वेग का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, वेग बराबर होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय, यानी दोस्तों मीटर पर सेकंड। और ये इसका दोस्तों विमा होता है। और आपको याद रखना है दोस्तों, सरल रेखीय पथ पर चाल और वेग बराबर होते हैं। और अन्य पथों पर दोस्तों चाल हमेशा अधिक होगी वेग से। जिस प्रकार दोस्तों दूरी अधिक होती है किससे दोस्तों, विस्थापन से, अर्थात दोस्तों चाल हमेशा ज़्यादा होगी वेग से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब बात करते हैं दोस्तों त्वरण की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, समझनी है। इसलिए मैंने दोस्तों इस वीडियो को क्या किया है दोस्तों, 3 से 4 पार्टों में जो है दोस्तों तैयार करने की कोशिश की है। और हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप दोस्तों जी जान से पढ़ाई करना चाहते हो, समझना चाहते हो सारी चीज़ें, और आप चाहते हो कि हमें अच्छा कंटेंट मिले, तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, पढ़नी होंगी, सारी चीज़ें रिवाइज करनी होंगी दोस्तों, प्रैक्टिस करनी होगी। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों त्वरण की। तो देखिए दोस्तों, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर जो होती है, यानी दोस्तों वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम दोस्तों, त्वरण। समझाऊंगा, रुकिए 1 मिनट, पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए। यदि वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मंदन, रिटार्डेशन। और यह दोस्तों आपकी सदिश राशि होती है। और वेग का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या आपका, डेल्टा बी, यानी दोस्तों ए होता है आपका दोस्तों त्वरण, और यहाँ पर ये त्रिभुज बी जो बना हुआ है ये होता है दोस्तों डेल्टा, इसे हम बोलते हैं डेल्टा बी। यानी बी का मतलब है दोस्तों आपका वेग, टी का मतलब है दोस्तों समय। तो बी, डेल्टा बी का मतलब है दोस्तों वेग में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपकी यहाँ पर चाल थी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड। और यहाँ हो गई दोस्तों आपकी, जैसे आपका समय बीता, समय के साथ कुछ समय आपने बिताया और कुछ समय चलने के बाद आपकी चाल होगी दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो परिवर्तन हुआ है दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्तों हम वेग। वेग में परिवर्तन की दर को ही, तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये है दोस्तों वेग में परिवर्तन। तो हमेशा दोस्तों अगर प्रारंभिक वेग हमेशा कम होता है, ये आपको याद रखना है, तो इसे v1 बोलेंगे, इसे v2, द्वितीय वेग को। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, v2 माइनस v1, और समय में परिवर्तन बटे डेल्टा टी, समय में कितना, कितने समय में कितना परिवर्तन किया गया। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता है हमारे पास दोस्तों त्वरण का, v2 माइनस v1 बटे डेल्टा टी, या फिर टी आप डायरेक्टली बोल सकते हो। तो क्या हुआ दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। यानी दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला हमारे पास आता है ये वाला, यानी ए, यानी एक्सेलरेशन जिसे हम कहते हैं, ए बराबर बी माइनस यू बटे टी। तो ये आपको याद रखना है। तो अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ रही होगी दोस्तों, मुझे उम्मीद है ऐसा। इसलिए दोस्तों मैंने फिर बोल रहा हूँ, इस टॉपिक को मैंने दोस्तों 3 से 4 पार्टों में बांटने की कोशिश की है, ताकि दोस्तों हर चीज़ आपके लिए अच्छी तरह से समझा सकूँ। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये आपके लिए समझा दिया। यहाँ पर यू का आपको मतलब समझना है दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, जो आप यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था ना, ये वाला, ये U1 है दोस्तों, U है ये U, और ये B है दोस्तों।
या फिर आप V1 और V2 कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कुछ थोड़ा सा जो है स्टूडेंटों को दिक्कत ना हो तो आसानी से समझने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो प्रारंभिक वेग है उसे दोस्तों u बोल दिया है और अंतिम वेग को दोस्तों b बोल दिया है, या फिर u माइनस बी बटे टी, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हो। और इसका दोस्तों जो है आपका मात्रक क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सेकंड स्क्वायर के नीचे क्या है, देखिए दोस्तों वेग और वेग घट के बाद में क्या आया दोस्तों, अंतर आया, तो इसका तो मीटर ही होगा। लेकिन दोस्तों ये समय जो है ये यू के रेस्पेक्ट में भी है और बी के रेस्पेक्ट में भी, तो इसलिए दोस्तों समय का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हमारा दोस्तों प्रतीक क्या होगा दोस्तों, मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी विमा होगी दोस्तों m0 L1 t-2। और वेग में वृद्धि दोस्तों त्वरण आपका कहलाता है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों वेग में कमी त्वरण धनात्मक त्वरण कहलाता है, जिसे हम दोस्तों मंदन कहते हैं। अब दोस्तों इसे आप एक क्वेश्चन से समझिए कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, यदि कोई वाहन विरामावस्था से गति करके प्रारंभ करके 10 सेकंड में 120 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है तो त्वरण की गणना करें। तो यहाँ पर वेग प्राप्त कर लेता है तो ये अंतिम वेग है दोस्तों, प्रारंभिक वेग तो यहाँ पर दिया ही नहीं है, हमारे पास समय है। तो प्रारंभिक वेग क्या है दोस्तों 0, समय क्या है 10 सेकंड, और b यानी अंतिम वेग क्या है दोस्तों 120। तो हमने क्या बताया दोस्तों, मैंने b माइनस यू आपको करना है। तो b का मान क्या है यहाँ पर 120, u का मान 0, तो 0 तो है दोस्तों, ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो 120 बटे 10 टाइम है ना नीचे, यहाँ पर टाइम आएगा तो ये टाइम, तो 120 हमने काटा 10 से तो 12 बार, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यदि कोई वस्तु समान वेग से गतिशील है तो त्वरण हमेशा समान वेग से, तो त्वरण हमेशा दोस्तों कैसा होगा दोस्तों, वेग में परिवर्तन जो कि 0 है तो त्वरण भी आपका 0 होगा। और आपको याद रखना है दोस्तों, वृत्तीय गति में वेग समान परंतु त्वरण जो है शून्य नहीं हो सकता, तो क्योंकि दिशा बदल जाती है, त्वरण कभी भी शून्य नहीं हो सकता वृत्तीय गति में, ये आपको याद रखना है। क्योंकि दोस्तों दिशा बदलती है तो वेग भी बदलेगा। जैसे यहाँ पर समझा देता हूँ दोस्तों, आप मान लीजिए ये आपका कोई वृत्ताकार पथ है, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट, ये आपका कोई वृत्ताकार पथ है। अब दोस्तों आपने यहाँ से जो है दौड़ना स्टार्ट किया, तो ऐसा थोड़ी पूरी रेस में दोस्तों आपकी चाल जो है वेग जो है बराबर होगा। यहाँ पर जैसे ही मोड़ आता है तो क्या होता है दोस्तों, फिसलन, जब हमारा घर्षण लगा, पैर जो है घर्षण के रूप में जो है दोस्तों पथ से कार्य करता है, तो हमारा क्या है दोस्तों, कहीं पर स्पीड कम होती है तो कहीं पर ज़्यादा होती है। यहाँ पर सही है आपकी स्पीड, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है वेग, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए 10 हुआ, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 20 हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, तो इस प्रकार से कम होता जाता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और जब कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका वेग धीरे धीरे बढ़ता है, अर्थात उसकी गति में त्वरण होता है। और जब कोई वस्तु रुकना प्रारंभ करती है तो उसके वेग जो है समय के साथ घटता है, इसे ही दोस्तों मंदन कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये आपका त्वरण हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्स यानी दोस्तों बल के बारे में। अब बल क्या है दोस्तों, तो बल वह कारक है किसी वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर सकता है, अर्थात किसी वस्तु को रोकने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो आपका बल कहलाता है दोस्तों। अर्थात स्थिर वस्तु को गतिशील बनाना और गतिशील वस्तु को स्थिर बनाना ही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, बल। और वेग में वृद्धि या कमी के लिए ये उत्तरदायित्व होता है, यानी दोस्तों त्वरण उत्पन्न कर सकता है और मंदन उत्पन्न कर सकता है, यानी त्वरण भी उत्पन्न कर सकता है मंदन भी। तो इस प्रकार हमारे पास दोस्तों बल का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यानी दोस्तों कोई पिंड है, ये जो है मान लीजिए दोस्तों इसका भार है दोस्तों, द्रव्यमान है मान लीजिए 20 kg, त्वरण है आपका, आप इसे दोस्तों किस बल से जो है वेग से खिसका रहे हो, किस प्रकार से इसमें धक्का जो दे रहे हो उस समय आपका वेग क्या है, ठीक है, सॉरी दोस्तों आपका फोर्स क्या है, कितना आप बल लगा रहे हो, तो ये आपका बल होगा। अब वेग क्या होगा दोस्तों,
यहाँ पर इसकी स्थिति क्या थी और यहाँ पर इसकी स्थिति क्या थी। तो ये दोस्तों त्वरण हुआ। तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर m इंटू ए। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये F बराबर m इंटू ए जो है दोस्तों, ए का मैंने अभी बताया था, आपसे किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और बन जाएगा आपका, m इंटू त्वरण का क्या बताया दोस्तों, B2 माइनस B1, या फिर दोस्तों B माइनस यू आप बोल सकते हो, और यहाँ पर टी में टी। तो इस प्रकार से भी ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कहाँ है आपका ये वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दोस्तों बल के बारे में, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूँ यहाँ तक। और इस प्रकार दोस्तों इसका जो मात्रक होगा वो होगा दोस्तों न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, या फिर दोस्तों किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको याद रखना है दोस्तों, एम की एस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन होता है, और सीजीएस में डाइन। और एक न्यूटन का मान दोस्तों 10 की घात 5 डाइन, और एक डाइन का मान होता है दोस्तों 10 की घात -5 न्यूटन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं मैंने आपके लिए कराई हैं, ये आपको याद रखनी है। और अगली वीडियो आपको कल मिलने वाली है, इससे आगे की सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।